हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस ओवर द बॉडीज आर कंडक्टर्स बैड कंडक्टर्स को जानने से पहले हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं बेस्ड अपॉन द वेक्टोरियल फॉर्म ऑफ कूलॉम फोर्स। कूलॉम फोर्स के वेक्टोरियल फॉर्म पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस जो कि वेक्टोरियल फॉर्म में है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सपोज दैट वी हैव थ्री चार्जेस of equal magnitude but of different nature। यहां पे ये चार्ज हम लोग के पास प्लस क्यू, यहां पे भी है प्लस क्यू और यहां पे चार्ज रखा हुआ है माइनस क्यू। मींस थ्री चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए। इस इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड ए है। हम लोगों को तीनों चार्जेस पर सेपरेटली नेट फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इनिशियली हम लोग पहले फोर्स पता करेंगे ओवर द माइनस क्यू चार्ज। इस माइनस क्यू चार्ज के ऊपर सी पर प्लेस चार्ज के कारण लगने वाला फोर्स इनवर्ड डायरेक्शन में होगा, उसकी डायरेक्शन कुछ इधर होगी। इसको हम लोग ले लेते हैं F3 और इसके ऊपर लगने वाला फोर्स माइनस क्यू पर इधर की ओर होगा, इसको हम लोग ले लेते हैं F2। बेसिकली ये फोर्स है हम लोगों का F3 नीचे की ओर और ये F2 भी है नीचे की ओर। इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स बीचों बीच कहीं काम करेगा इस तरीके से, जिसको हम लोग FA के नाम से जान रहे हैं। यहां पे अगर हम लोग F2 की वैल्यू फाइंड आउट करें तो F2 की वैल्यू हो जाएगी K। Q1 है हम लोगों के पास माइनस क्यू एंड Q2 है Q के बराबर। तो यहां पे हम लोगों के पास है K माइनस Q बाई डिस्टेंस का स्क्वायर मींस A स्क्वायर। तो हम लोग को यहां पे मिल गया माइनस K Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर। दिस इज द F2। ठीक इसी तरीके से हम लोगों को F3 भी मिलेगा। F3 की वैल्यू यहां पे मिल जाएगी माइनस K Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर और डायरेक्शन इसकी ऐसे दी हुई है। इन दोनों F2 और F3 के बीच का एंगल है 60 डिग्री, क्योंकि किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो भी एंगल्स फॉर्म होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। तो F2 और F3 के बीच का एंगल हम लोगों के पास है 60 डिग्री। तो FA की वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगी अंडर रूट F2 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर प्लस 2F2 F3 एंड cos ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू। तो cos 60 डिग्री है। यहां पे F2 और F3 आपस में बराबर है, तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं F2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F2 हियर अगेन F2 क्योंकि F3 की वैल्यू F2 के बराबर है एंड cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। तो अब हम लोग के पास बचा क्या है F2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं अंडर रूट 3F2 स्क्वायर या बेसिकली ये मेरा F2 अंडर रूट 3। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं F2 की वैल्यू है माइनस K Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर अंडर रूट 3 अपनी जगह पे है। तो ये FA निकला A चार्ज के ऊपर बाकी दो चार्ज के कारण लगने वाला फोर्स। अब हम लोग फोर्स निकालेंगे ओवर द B चार्ज। यहां पे B पर प्लेस चार्ज पॉजिटिव है और C पर प्लेस चार्ज भी पॉजिटिव है, तो दोनों के बीच एक रिपल्सिव फोर्स काम करेगा। तो यहां पे ये रिपल्सिव फोर्स हम लोग मान ले रहे हैं F4 जो कि आउटवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है। इस A पर माइनस क्यू चार्ज है और B पर प्लस क्यू चार्ज है, तो इन दोनों के बीच एक अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा। इस अट्रैक्टिव फोर्स की डायरेक्शन हम लोग यहां पे ले रहे हैं F5। तो बेसिकली इस Q पर जो कि B पर प्लेस्ड है दो फोर्स काम कर रहे हैं F4 एंड F5 और इन दोनों के बीच का एंगल है यहां पे 120 डिग्री। ये वाला एंगल अंदर वाला 60 डिग्री है, टोटल एंगल 180 है, तो बाहर का एंगल मिला 120 डिग्री। तो यहां पे अगर इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं, इस पे जो भी नेट फोर्स काम करेगा वह इन दोनों के बीच में कहीं काम करेगा। इस फोर्स को हम लोग नाम दे देते हैं FB। अब इस FB की अगर वैल्यू निकालनी हो तो हम लोग सेम फॉर्मूला यूज करेंगे
केवल चेंज करेंगे cos 60 डिग्री की जगह पे cos 120 डिग्री पुट करेंगे तो यहां पे हम लोग को मिल जाएगा एफ बी विल बी इक्वल टू अंडर रूट F4 स्क्वायर प्लस F5 स्क्वायर प्लस 2F4 F5 cos 120 डिग्री। मन में क्वेश्चन आता होगा कि F4 और F5 की वैल्यू कितनी है। तो बेसिकली हर चार्ज एक दूसरे के ऊपर इक्वल अमाउंट का फोर्स लगा रहा है। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड वाइज सब सेम है, केवल डिफरेंस चार्ज के नेचर का है। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच रिपल्सिव फोर्स काम कर रहा था तो बाहर की ओर था, और ए और बी पर प्लेस चार्ज के बीच एक अट्रैक्टिव फोर्स काम कर रहा था तो अंदर की ओर था। बाकी मैग्नीट्यूड वाइज सेम है। तो यहां पर F5 एंड F4 दोनों ही आपस में सेम है। इसकी वैल्यू आएगी k q स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। मैग्नीट्यूड वाइज डायरेक्शन दोनों की अलग अलग हो सकती है। यहां पे हम लोग केवल मैग्नीट्यूड से मतलब है, स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव वाला भी पॉजिटिव हो जाएगा। ये सब मैग्नीट्यूड वाइज आपस में सेम है। यहां पे अगर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं तो एफ बी की वैल्यू मिल जाएगी अंडर रूट F4 और F5 सेम है। यहां पे हम लोग लिख सकते हैं F4 स्क्वायर प्लस F4 स्क्वायर प्लस 2 F4 अगेन F4 एंड cos 120 डिग्री की वैल्यू होती है -1/2। तो 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, अंडर रूट यहाँ पे हम लोग को मिलेगा F4 स्क्वायर प्लस F4 स्क्वायर अगेन 2 कैंसिल हो गया, माइनस यहाँ आ गया तो माइनस F4 स्क्वायर, एक कैंसिल हो जाएगा तो हम लोग को मिलेगा F4 स्क्वायर मींस F4 और F4 की वैल्यू यहाँ पे है k q स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। यहाँ पे हम लोगों को अंडर रूट 3k q स्क्वायर बाई ए स्क्वायर मिला था और यहाँ पे अंडर रूट हट गया है। ठीक इसी तरीके से जब हम लोग इसके ऊपर C पर प्लेस चार्ज के ऊपर नेट फोर्स निकालने की कोशिश करेंगे तो इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स रिपल्सिव फोर्स होगा। तो यहां पे हम लोग मान लेते हैं F6 बाहर की ओर है और इस पे अट्रैक्टिव फोर्स काम कर रहा है, ये फोर्स है F7। माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा, इसकी डायरेक्शन इधर हो गई, और इन दोनों के बीच एक रिपल्सिव फोर्स काम कर रहा है जिसकी डायरेक्शन आउटवर्ड हो गई। F6 और F7 की मैग्नीट्यूड सेम होगी, दोनों के बीच का एंगल ठीक इसी तरीके से 120 डिग्री होगा। तो अब F6 और F7 जो कि नेट फोर्स है वर्किंग ओवर द चार्ज प्लेस्ड एट C विल बी FC। FC इसको मान लेते हैं तो FC की भी वैल्यू उतनी ही आएगी जितनी की FB की वैल्यू आएगी थी। तो यहां पे हम लोग को मिल जा रहा है FC इक्वल टू k q स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तीनों के ऊपर इंडिविजुअल फोर्स हम लोगों को यहां पे मिल गए। अब इसमें नेट फोर्स पता करना है कि नेट फोर्स तीनों फोर्स का सम कितना होगा। यहां पे हम लोगों को सम ऑफ 3 फोर्सेस एफ ए वेक्टर फॉर्म में प्लस एफ बी वेक्टर फॉर्म में प्लस एफ सी वेक्टर फॉर्म में वैल्यू निकालनी है, तब देखना है कि क्या आता है। एफ ए के 2 कंपोनेंट है, ए के 2 कंपोनेंट है F2 एंड F3। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं F2 प्लस F3 वेक्टोरियल फॉर्म में। FB के भी 2 कंपोनेंट है कि 2 वेक्टर से मिलकर बना हुआ है। यहां पे हम लोग को मिल जा रहा है F4 प्लस F5। F4 और F5 से मिलकर बना हुआ है। और यहां पे FC वाला हम लोग को मिल रहा है F7 एंड F6। तो बेसिकली A B C तीनों वेक्टर्स को हम लोग 2-2 कंपोनेंट में ब्रेक कर दे रहे हैं और उसके बाद चेक कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। यहां पे F2 एंड F5 इक्वल एंड अपोजिट हियर। F2 वेक्टर इज इक्वल एंड अपोजिट विथ F5 जो कि एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो ये वाले F2 और F5 एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। और क्या हो रहा है, F3 एंड F7 हियर F3 वेक्टोरियल फॉर्म में है एंड F7 इक्वल एंड अपोजिट है। तो
तो ये दोनों भी एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। अब बचा क्या, 4 एंड 6। यहां पे 4, जो भी वेक्टर 4 है वो आउटवर्ड है, एफ वेक्टर F6 भी आउटवर्ड है, तो यहां पे भी F4 इज अपोजिट टू F6। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में है, दो दो के पेयर में, इसलिए नेट फोर्स देयरफॉर FA प्लस FB प्लस FC नेट फोर्स विल बी इक्वल टू 0। ये पूरा का पूरा 0। अभी मन में क्वेश्चन आता होगा कि सर आप 3-3 चार्ज ले रहे हैं, क्या ये 4 चार्ज के लिए एप्लीकेबल नहीं है? अब एक क्वेश्चन 4 चार्ज का ले लेते हैं। लेट 4 चार्जेस आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड ए। कोई भी स्क्वायर है, मान लेते हैं स्क्वायर है ABCD, ABCD, इस स्क्वायर की साइड A है और इसके चारों कॉर्नर्स पर डिफरेंट मैग्नीट्यूड के चार्जेस रखे हुए हैं। यहां पे मान लेते हैं कि -q रखा हुआ है, यहां पे +2q रखा हुआ है, यहां पे भी +2q चार्ज है और यहां पे q चार्ज है। यहां पे -q है, यहां पे +2q है, यहां पे q है, यहां पे +2q है। तो अब इस सिनेरियो में हमको देखना है कि किसी पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर फोर्स किस तरीके से हम लोग निकालेंगे। तो यहां पे हम लोग फोर्स निकालते हैं ओवर द QA, ओवर द चार्ज विच इज प्लेस्ड एट QA, या इसको हम लोग लिख सकते हैं FA। यहां पे ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच एक अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा। इस अट्रैक्टिव फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स द बिगर चार्ज होगी, तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं FD। FD की डायरेक्शन इस तरफ है, इधर माइनस है और इधर प्लस है, तो A और B के बीच लगने वाला फोर्स भी अट्रैक्टिव होगा, इसकी डायरेक्शन इधर की ओर होगी, ये मिल जाएगा हम लोगों के पास FB। यहां पे इस A पर रखे हुए चार्ज, B पर रखे हुए चार्ज के बीच की गैप A ही है, क्योंकि ये स्क्वायर में रखा हुआ है। यहां पे माइनस चार्ज और प्लस चार्ज के बीच एक अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा, तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, इसको हम लोग लिख ले रहे हैं FC। बेसिकली तीनों फोर्स अट्रैक्टिव नेचर होने के कारण डायरेक्शन के बाद इस तरीके से आ रहे हैं। सबसे पहले हम लोग FD, FB और FC निकालेंगे और उसके बाद FB और FD का रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे, वह अलोंग द डायरेक्शन ऑफ FC आएगा, उसको हम लोग FC के साथ ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं FD। FD की वैल्यू हो जाएगी K। ऑलरेडी हम लोगों ने डायरेक्शन ले ली है, तो केवल चार्ज का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। यहाँ पे मिल जाएगा Q एंड यहाँ पे है 2Q, दोनों के बीच की डिस्टेंस है A, तो A स्क्वायर हम लोग यहाँ मिल गया K 2Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर, ये FD मिल गया। ठीक इसी तरीके से हम लोगों को मिल जाएगा FB। FB की वैल्यू भी K Q 2Q डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये भी हम लोग को मिल गई K 2Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर, जिसकी डायरेक्शन इधर है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट विल बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ FC। FC की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे FC की वैल्यू आएगी K, पहला चार्ज है Q, दूसरा चार्ज है Q, और यहाँ पे डिस्टेंस के लिए हम लोग थोड़ा केयरफुल रहेंगे। अगर ये A है, ये भी A है, तो पाइथागोरस का थ्योरम काम करेगा। ये डायगोनल हम लोग को मिल जाएगा A अंडर रूट 2। तो डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस प्लेस्ड एट A एंड C विल बी इक्वल टू A अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग को मिलेगा K Q स्क्वायर बाई अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 एंड हियर इट इज 2A स्क्वायर। यहाँ पे FC मिल गया। अब इन दोनों का हम लोग रिजल्टेंट निकालेंगे, जिसको हम लोग ऐड कर देंगे विद द फोर्स FC। यहाँ पे रिजल्टेंट निकालते हैं ऑफ द B एंड D। यहाँ पे FB और FD के बीच का एंगल ये है 90 डिग्री। तो डायरेक्ट पाइथागोरस का थ्योरम भी लगा सकते हैं, दोनों की वैल्यूज आपस में सेम है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं FD स्क्वायर प्लस FB स्क्वायर प्लस 2FB
एफ डी कॉस दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो कॉस 90 डिग्री एंड कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है और ये दोनों आपस में बराबर है। बराबर मींस एफ डी इज इक्वल टू एफ बी। तो यहाँ पे हम लोग को मिल जा रहा है एफ बी डी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 एफ डी स्क्वायर, जिसको हम लोग ये तो क्वेश्चन 0 हो गया। ये दोनों इस तरीके से आया है, यहाँ पे एफ डी को बाहर निकाल दे तो अंडर रूट 2 और एफ डी की वैल्यू हम लोग के पास है के 2q स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये अंडर रूट 2 के साथ एफ बी डी ऐड हो जाएगा विद द एफ सी। क्यों? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो एफ ए जो टोटल फोर्स वर्किंग ओवर द चार्ज प्लेस्ड एट ए है जो कि माइनस है की वैल्यू हो जाएगी एफ सी प्लस एफ बी डी। इसकी वैल्यू अगर फाइंड आउट करते हैं तो एफ सी की वैल्यू है के क्यू स्क्वायर बाई 2 ए स्क्वायर, इसके साथ ये ऐड हो जाएगा के 2q स्क्वायर बाई ए स्क्वायर अंडर रूट 2। इस तरीके से आप इसमें से किसी भी एक पर्टिकुलर चार्ज पर लगने वाले नेट फोर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे बेस्ड अपॉन द वेक्टोरियल फॉर्म ऑफ कूलॉम फोर्स। यहां पे थोड़ी सी जगह बची है तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। मान लेते हैं कि एक नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू। पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू के चारों ओर एक नेगेटिव चार्ज घूम रहा है, जैसा कि एटम के केस में होता भी है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है r। ये कह सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज q रिवॉल्व्स अराउंड द पॉजिटिव चार्ज q इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r ऑर्बिट में घूम रहा है। तो अगर सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तो इट रिक्वायर्स सेंट्रीपिटल फोर्स, और उसे वो सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि व्हाट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ दैट नेगेटिव चार्ज। उस नेगेटिव चार्ज का रिवोल्यूशन टाइम क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोगों को टाइम पीरियड निकालना है। अब द इलेक्ट्रॉन और द नेगेटिव चार्ज व्हिच रिवॉल्व्स अराउंड द पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक फोर्स है, दिस इलेक्ट्रिक फोर्स विल प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू होती है m ओमेगा स्क्वायर r। यहाँ पे m v स्क्वायर r नहीं ले रहे हैं, m v स्क्वायर बाई r की जगह पे हम लोग ले रहे हैं m ओमेगा स्क्वायर r। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू है k, अगर फ्री स्पेस है इस मीडियम में, k q1 q2 बाई रेडियस का स्क्वायर, एंड यही प्रोवाइड कर रहा है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। सो m ओमेगा स्क्वायर r। अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो हम लोग को मिल जाएगा k q स्क्वायर डिवाइडेड बाई m नीचे आ गया और यहाँ पे मिल रहा है r क्यूब इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। अगर ओमेगा मिल गया हम लोगों को तो हम लोग ओमेगा की जगह पे 2 पाई बाई टी भी रख सकते हैं। तो यहां से हम लोगों को ओमेगा की वैल्यू मिल रही है अंडर रूट के क्यू स्क्वायर बाई एम आर क्यू। ओमेगा की वैल्यू मिल रही है के क्यू स्क्वायर बाई एम आर क्यू। तो यहां पे टी की वैल्यू मिल जाएगी टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू अगर पुट करते तो 2 पाई अपनी जगह पे है, ये रिवर्स हो जाएगा तो हम लोग को मिल जाएगा एम आर क्यू डिवाइडेड बाई के क्यू स्क्वायर। तो इस तरीके से हम टाइम पीरियड ऑफ द चार्ज पार्टिकल निकाल सकते हैं व्हिच रिवॉल्व्स अराउंड अ पॉजिटिव चार्ज इन सर्कुलर ऑर्बिट। छोटे छोटे क्वेश्चन है जिसको आप लोग खुद भी कर सकते हैं, पर एक बार यहां बता देने पे आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। तो वेक्टोरियल फॉर्म ऑफ कूलॉम फोर्स के कुछ क्वेश्चंस आप लोग लगाने की कोशिश कीजिएगा। अब हम लोग लीनियर, एरियल एंड वॉल्यूमिक या क्यूबिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटीज के बारे में जानकारी हासिल करेंगे और कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो पहले इसको इरेज कर लेते हैं। अब हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटीज और उसके कारण लगने वाले फोर्स के बारे में स्टडी करते हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटीज। एक है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी, दूसरी है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी, और तीसरी जो कि
बैक कंडक्टिंग मटेरियल में काम करती है वो है क्यूबिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी। एक्चुअली जो भी चार्ज हम लोग देते हैं किसी भी कंडक्टर को, मान लेते हैं कि एक कंडक्टर ऑफ लेंथ L है, इसको चार्ज Q दिया गया, दिस चार्ज विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द होल लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर। अगर इसकी मोटाई इसके लेंथ के मुकाबले बहुत बहुत कम है तो बेसिकली यह चार्ज इस कंडक्टर के ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मींस चार्ज पर यूनिट लेंथ विल रिमेन कांस्टेंट। इसको हम लोग कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। स्पेसिफिक वर्ड है, स्पेसिफिक लेटर है जिसके थ्रू हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पे लैम्डा इज इक्वल टू है Q बाई L, चार्ज पर यूनिट लेंथ डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द होल लेंथ इज नोन एज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी, और इसलिए इसकी यूनिट होती है कूलाम पर मीटर या कूलाम पर सेंटीमीटर। यहां पे इसकी यूनिट है कूलाम पर मीटर। अगर इस पे छोटा सा सेक्शन ले लेते हैं ऑफ लेंथ dl, तो ये छोटा सा लेंथ छोटा सा चार्ज प्रोसेस करेगा, छोटा सा चार्ज रखेगा, इसके ऊपर छोटा सा चार्ज है dq। तो बेसिकली लेंथ डिनोमिनेटर में आएगी और ये चार्ज न्यूमरेटर में रहेगा, तो लैम्डा विल बी इक्वल टू dq बाई dl। तो लैम्डा की वैल्यू चार्ज डिवाइडेड बाई लेंथ के रूप में हम लोगों को मिलती है। इसको हम लोग चाहे तो यहां पे भी लिख सकते हैं dq बाई dl। यहां से हम लोग को एक चीज और पता चल रही है कि dq स्मॉल चार्ज विल बी इक्वल टू लैम्डा dl, लैम्डा dl, जहां पे लैम्डा क्या है, कांस्टेंट है। तो जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे चार्ज भी बढ़ेगा, जैसे जैसे हम लेंथ बढ़ाएंगे वैसे वैसे चार्ज भी बढ़ेगा। तो इसकी जरूरत हम लोग को तब पड़ेगी जब यहां पे हम लोग एक छोटा सा टेस्ट चार्ज ले लें Q0, जिसकी इसके मिड पॉइंट से डिस्टेंस है r। टेस्ट चार्ज क्या है? इट इज इनफाइनाइटली स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। दो चीजें हैं, इनफाइनाइटली स्मॉल बहुत छोटा सा चार्ज है, और फ्री स्टेट में सबसे छोटा चार्ज जो हम लोगों के पास अवेलेबल है वो है चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ पे बहुत छोटा चार्ज ले रहे हैं और वह पॉजिटिव भी होना चाहिए। तो दो एसेंशियल कंडीशन होनी चाहिए टेस्ट चार्ज की। तो अब इस dq चार्ज जिसकी वैल्यू है लैम्डा dl के कारण लगने वाला फोर्स हम लोगों को मिल जाएगा F विल बी इक्वल टू K Q क्या है? Q0, और किसके कारण लग रहा है ये फोर्स? दैट इज dq, एंड डिस्टेंस इन दोनों चार्ज की है r²। यहां पे जो भी फोर्स काम कर रहा है वो बहुत छोटे एलिमेंट के कारण काम कर रहा है। अगर हम एलिमेंट की लेंथ बढ़ाते हैं तो एलिमेंट की लेंथ बढ़ने के कारण हमारे पास चार्ज भी बढ़ेगा। तो इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि Q0 Q की जगह हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा dl डिवाइडेड बाई r²। ये स्केलर फॉर्म में है, अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो यूनिट वेक्टर ऑफ r से हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको अगर वेक्टोरियल फॉर्म में हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो f एरो विल बी इक्वल टू k Q0 लैम्डा dl बाई r² एंड यूनिट वेक्टर से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये फोर्स मिलेगा बिटवीन द dq चार्ज एंड चार्ज Q0। इस बात का ध्यान देना है कि कंडक्टर्स के केस में ही पूरे की पूरी लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा। तो ये पहली थी। सेकेंड है हम लोगों के पास सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। स्मॉल सिग्मा है जिसको आधार या कह सकते हैं, स्मॉल सिग्मा से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम लोगों के पास कोई भी कंडक्टिंग सरफेस है ऑफ एरिया ए, सरफेस है कंडक्टिंग नेचर की होनी चाहिए, सरफेस एरिया इसका ए है, इसको अगर हम लोग चार्ज क्यू प्रोवाइड कर रहे हैं
So total charge will be equally distributed over the whole surface of the conductor. यह पूरा का पूरा चार्ज Q इसके सरफेस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो यहां पे हम लोगों को सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी मिलती है सिग्मा, और सिग्मा की वैल्यू है हम लोगों के पास यहां पे Q बाई A। चार्ज पर यूनिट एरिया इज नोन एज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी। अगर इसकी यूनिट निकालना चाहें तो कूलम पर मीटर स्क्वायर विल बी इट्स यूनिट। अगर इस पे एक छोटा सा हम लोग एरिया ले लेते हैं, इस एरिया की वैल्यू है dA, और इसके कारण इसके ऊपर छोटा सा चार्ज आएगा dQ, तो सिग्मा की वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगी dQ बाई dA। यहां से हम लोगों को dQ की वैल्यू मिल रही है, dQ विल बी इक्वल टू सिग्मा dA। जैसे यहां पे हम लोगों को मिला था dQ इज इक्वल टू लैम्डा dA, ठीक उसी तरीके से dQ की वैल्यू मिल रही है सिग्मा इंटू dA। अब इस छोटे से एरिया के कारण, जिसके पास छोटा सा चार्ज dQ है, इसके कारण किसी भी टेस्ट चार्ज Q नॉट विच इज प्लेस्ड r डिस्टेंस अवे फ्रॉम द स्मॉल एरिया के कारण लगने वाला फोर्स हम लोग निकालते हैं। तो यहां पे फोर्स की वैल्यू हो जाएगी K, अगर ये एयर या फ्री स्पेस में रखा है, K चार्ज दैट इज Q नॉट, कौन सा चार्ज dQ डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। इसको स्केलर फॉर्म में निकाल रहे हैं, स्केलर के बाद इसको हम लोग वेक्टर में कन्वर्ट कर देंगे बाई मल्टीप्लाइंग द यूनिट वेक्टर। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं K Q नॉट dQ, dQ की जगह अब हम लोग यहां पे लिखेंगे सिग्मा dA, तो यहां पे है सिग्मा dA डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। यहां पे अगर वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो F वेक्टर विल बी इक्वल टू K Q नॉट सिग्मा dA बाई r स्क्वायर, और यहां पे हम लोग को मिल रहा है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब r कैप से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये दो चार्ज डेंसिटीज हम लोगों को मिल रही है फॉर द कंडक्टर्स। जो अच्छे कंडक्टर है उसमें ऐसा होता है, और अगर बैड कंडक्टिंग मटेरियल है तो उस बैड कंडक्टिंग मटेरियल में पूरा का पूरा चार्ज विल डिस्ट्रीब्यूट ओवर द होल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। अगर बैड कंडक्टिंग मटेरियल है, गुड कंडक्टर होता तो सरफेस पे आ जाता, अगर ये बैड कंडक्टिंग मटेरियल है तो वो पूरे के पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो हम लोगों को मिलता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी। यहां पे इसका एक स्पेसिफिक लेटर है रो, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं रो से। लैम्डा सिग्मा रो, ये अलग अलग तीन लेटर्स हैं जिससे हम लोग चार्ज डेंसिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पे अगर हम लोगों के पास कोई भी एक वॉल्यूमिक बॉडी है, एक क्यूबिकल बॉडी ले रहे हैं जिसके पास एक वॉल्यूम है, इस तरीके से बैक कंडक्टिंग है, बहुत अच्छा कंडक्टर नहीं है ये, तो अगर इसको चार्ज हम Q देते हैं तो चार्ज Q विल बी डिवाइडेड ओवर द होल वॉल्यूम V, पूरे के पूरे वॉल्यूम V पर यह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। गुड कंडक्टर्स में ये चीज नहीं होती है, सो दिस इज फॉर द बैड कंडक्टिंग मटेरियल्स आर बैड कंडक्टर्स। यहां पे हम लोगों को मिलता है रो इज इक्वल टू टोटल चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसकी यूनिट हम लोग को मिल जाएगी कूलम पर मीटर स्क्वायर। अगर इस पे हम एक छोटा सा वॉल्यूम ले लें जिसकी वैल्यू हम लोग ले रहे हैं dV, तो इस छोटे से वॉल्यूम पे छोटा सा चार्ज होगा dQ, छोटे से वॉल्यूम पे छोटा सा चार्ज होगा dQ, तो यहां पे रो की वैल्यू हम लोग को मिल जाएगी रो इज इक्वल टू dQ बाई dV, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। यहां से dQ की वैल्यू हम लोग को मिलेगी रो dV, तो जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा वैसे वैसे चार्ज की वैल्यू भी बढ़ेगी। यहां पे अगर इस छोटे से वॉल्यूम में पोर्शन के कारण हमें किसी भी Q नॉट पर फोर्स फाइंड आउट करना है, तो यहां पे इसके बीच की डिस्टेंस हम R लेके चलते हैं, तो यहां पे फोर्स की वैल्यू हो जाएगी F विल बी इक्वल टू K Q नॉट ये वाला चार्ज एंड dQ
डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और इस d2 की जगह हम लोग अब लिख सकते हैं के क्यू नॉट रो dv बाई आर स्क्वायर। यह अभी स्केलर फॉर्म में ठीक उसी तरीके से जैसे हम लोगों ने पीछे किया था, इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो यूनिट वेक्टर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे लाइक दिस वे। अब यहां पे हम लोगों को तीनों तरीके के चार्जेस के कारण, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी, सरफेस एंड वॉल्यूमिक चार्ज डेंसिटी के कारण एक जनरल फॉर्मूला अगर फॉर्म करना है तो हम लोग लिख सकते हैं F इजिकल टू, पहले केस में F1 हम लोगों को मिल रहा है ये वाला, फिर F2 हम लोगों को मिल रहा है ये वाला, एंड F3 ये मिल रहा है। पर एक सिंगल चार्ज के कारण अगर इस पूरे का पूरी लेंथ पर चार्ज ना होकर एक पर्टिकुलर चार्ज क्यू होता तो हम लोगों को एक वैल्यू मिलती जिसको हम लोग लिख सकते हैं के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। दूसरा हम लोगों को मिल रहा है ये वाला, तो इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं प्लस के क्यू नॉट लैम्डा डी एल दिस डिवाइडेड बाई आर टू का स्क्वायर। यहां पे अगर हम लोग इसको ले लेते हैं R1 तो इसको ले लेते हैं R2, ये हो जाएगा R1, ये हो जाएगा R2। डिस्टेंस को डिस्टिंग्विश करने के लिए केवल इतना किया जा रहा है। ठीक इसी तरीके से अगर सरफेस के कारण ले रहे हैं तो यहां पे हो जाएगा के क्यू नॉट सिग्मा डी ए R3 कैप डिवाइडेड बाई R3 का स्क्वायर। अब वॉल्यूम के लिए लेना है तो वॉल्यूम के लिए मिल जाएगा के क्यू नॉट रो dv, इस बात का ध्यान दीजिएगा, dl dA dv R4 कैप डिवाइडेड बाई R4 स्क्वायर। ये एक जनरल फॉर्मूला हम लोगों को मिल रहा है वेक्टोरियल फॉर्म में। काफी चीजें कांस्टेंट है उसको हम लोग बाहर निकाल लें तो जो कांस्टेंट अगर उसको बाहर निकालते हैं तो हम लोग को मिल जाएगा के क्यू नॉट, और बाकी सब कुछ अंदर रहेगा क्योंकि डिस्टेंसेस चेंज होंगी। तो यहां पे हम लोग इसको लिख सकते हैं क्यू आर कैप बाई R1 स्क्वायर प्लस लैम्डा डी एल R2 कैप डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर, 1 है ये, प्लस सिग्मा डी ए R3 कैप डिवाइडेड बाई R3 स्क्वायर प्लस रो डी वी R4 कैप डिवाइडेड बाई R4 का स्क्वायर। तो ये फोर्स हम लोग के पास इतना निकला अगर चारों तरीके, सिंगल चार्ज, लाइन डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस डेंसिटी एंड इस क्यूबिकल डेंसिटी के कारण निकालते हैं। तो अब हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कर ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, शुरुआती क्वेश्चंस। तो इसमें जो 1.1 मतलब पहली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें दो चार्जेस दिए हुए हैं, Q1 is equal to 2 into 10 to the power minus 7 and Q2 is equal to 3 into 10 to the power minus 7, and both of them are placed in air at 30 centimeter away from। तो इन दोनों के बीच फोर्स निकालना है। अगर फोर्स की वैल्यू निकालनी है तो यहां पे चूंकि एयर है तो एयर के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 into 10 to the power 9। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी इस तरीके के क्वेश्चंस कर चुके हैं। यहाँ पे 2 into 10 to the power minus 7 Q1 है, दूसरा है 3 into 10 to the power minus 7 डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 30 into 10 to the power minus 2 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। उसके बाद आगे अगर प्रोसीड करते हैं तो 2 3 6, 6 into 9, तो 9 into 6 into 10 to the power minus 14 and plus 9। 14 में से अगर 9 चला गया तो हम लोग के पास बचा 10 to the power minus 5। यहां डिनोमिनेटर में इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 into 10 to the power minus 1। तो 3 into 10 to the power minus 1 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 एंड 10 to the power minus 1 का स्क्वायर हो जाएगा 10 to the power minus 2। 9 से 9 कैंसिल हो गया तो हम लोग के पास यहाँ पे F की वैल्यू मिल रही है 6 into 10 to the power minus 3 न्यूटन। So this is the force which will work between the two charges जिसकी मैग्नीट्यूड यहाँ पे दे रखी है। आगे के क्वेश्चंस करने के लिए पहले इसको इरेज करते हैं। 1.2 मतलब इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन ये है कि देयर आर टू चार्जेस, Q1 की वैल्यू दे रखी है 0.4 माइक्रोकूलम
एंड Q2 की वैल्यू दे रखी है -0.8 माइक्रोकूलम एंड दोनों के ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स काम कर रहा है, F की वैल्यू दे रखी है 0.2 मीटर। इस क्वेश्चन में ये पता करना है कि दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस किसके बराबर है और एक दूसरे के ऊपर कितना फोर्स वो अप्लाई कर रहा है। तो जो भी फोर्स पहला वाला दूसरे के ऊपर अप्लाई करेगा उतना ही फोर्स दूसरा वाला पहले के ऊपर भी अप्लाई करेगा। दोनों के बीच लगने वाला फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का है क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। तो फोर्स F की वैल्यू होती है K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो यहां से हम लोग R को अगर ट्रांसफर करें तो R स्क्वायर विल बी इक्वल टू K Q1 Q2 बाई F। अब ये वैल्यू अगर पुट करके R स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं तो K की वैल्यू है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 एंड Q1 की वैल्यू है 0.4 इंटू 10 टू द पावर -6 क्योंकि माइक्रो कूलम को कूलम में कन्वर्ट करना जरूरी है। यहाँ पे केवल हम मैग्नीट्यूड लेके चल रहे हैं 0.8 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाई फोर्स की वैल्यू दे रखी है 0.2। तो इसको थोड़ा सा ठीक ठाक करते हैं तो यहाँ पे मिलेगा 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 10 टू दी पावर -6 और -6 तो -12 में से 9 चली गई पावर तो हम लोग पास बचेगी 10 टू दी पावर -3। 0.4 को 0.2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 और ये 0.8 अपने जगह पे है। इसको और अगर सिस्टमेटिक वे में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 9 इंटू 2 इंटू इसको अगर इधर शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा पावर 10 टू द पावर -4 इंटू 8 और सिंप्लीफाई करते हैं 9 इंटू 16 इंटू 10 टू द पावर -4 दिस इज व्हाट R स्क्वायर। तो इसको हम लोग अब लिखना चाहें तो 3 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर। सबके ऊपर स्क्वायर हटा दें तो R की वैल्यू हम लोग को मिल जाएगी 3 इंटू 4 दैट इज 3 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर -2 तो 12 इंटू 10 टू द पावर -2 इसका मतलब 0.12 मीटर में यह डिस्टेंस है या इसको हम लोग 12 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। तो ये डिस्टेंस देख लिए केवल ट्रांसफर करना था, इसमें और कुछ भी नहीं करना था। यहां पे 1.3 क्वेश्चन में हम लोग के पास एक कॉन्स्टेंट्स का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है वो है के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन। ये कॉम्बिनेशन दिया हुआ है सम कांस्टेंट का विद द हेल्प ऑफ टेबल जहां पे के जी एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यूज मिलेगी। उसकी वैल्यूज रखने के बाद इसकी टोटल वैल्यू निकालनी है और ये पता करना है कि किस चीज को सिग्निफाई करता है। तो पहले ये देख लेते हैं कि किस चीज को सिग्निफाई करता है। तो अगर हम लोग इसमें के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर कर दें और यहाँ पे भी जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर कर दें, आर स्क्वायर से ऊपर और नीचे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा हम लोग को दे रहा है फोर्स वर्क्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन और डिनोमिनेटर वाला हम लोग को दे रहा है दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो न्यूमरेटर में हम लोगों के पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है एंड डिनोमिनेटर में ग्रेविटेशनल फोर्स। सो बेसिकली ये हमें इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के रेशियो के बारे में बता रहा है। अब सबकी वैल्यूज अगर हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं तो क्या मिलता है, के की वैल्यू है हम लोग के पास 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ई की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी। जी की वैल्यू आप लोगों ने पढ़ रखी है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg एंड मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। ये पूरा का पूरा हम लोग को मिल रहा है। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ रहा है 2.29 इंटू 10 टू द पावर 39 जो इस चीज को सिग्निफाई कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स इज 10 टू द पावर 39 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स 10 टू द पावर 39 टाइम्स ज्यादा मजबूत है देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। मींस मास का इफेक्ट उतना नहीं है फोर्स के रिस्पेक्ट में जितना कि
चार्ज का है। अब हम लोग इसके बाद इसका फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या कहता है 1.4। फोर्थ क्वेश्चन जो है रिलेटेड टू द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है। यहां पे ये कहा जा रहा है कि इस स्टेटमेंट को बताना है कि क्यों ये कहा जाता है कि चार्ज ओवर अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। तो जो भी चार्ज किसी भी बॉडी के ऊपर है दैट इज ड्यू टू द माइग्रेशन ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्रैक्शन में चार्ज एक दूसरे से नहीं जाएगा, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में फ्रैक्शन में चार्ज नहीं जाएगा। जो भी चार्ज किसी भी बॉडी को होगा वह फुल इंटीजरल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। इसीलिए चार्ज ओवर अ बॉडी इज द इंटीग्रल और इंटीजरल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये भी कहा जा रहा है इस स्टेटमेंट की व्हाई इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द मैक्रोस्कोपिक बॉडी। मैक्रोस्कोपिक बॉडी मतलब बहुत बड़ी बॉडी के लिए यह क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इग्नोर्ड है, इसको हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। तो इसके रिस्पेक्ट में एक चीज देख लेते हैं। अगर किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज है 1 माइक्रोकूलम का, छोटा चार्ज है पर है अगर 1 माइक्रोकूलम, तो 1 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू n। तो यहाँ पे n की वैल्यू आ जाएगी 1 into 10 to the power minus 6, दैट इज वैल्यू ऑफ q, एंड इसकी वैल्यू है 1.6 into 10 to the power minus 19। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो रफली हम लोग को मिलेगा 10 to the power 13 के ऑर्डर का। 10 to the power 13 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इधर एक्सेस आर डिफिशिएंट ओवर द बॉडी, क्योंकि बहुत बड़ी क्वांटिटी है। तो इसलिए हम लोग मैक्रोस्कोपिक बॉडी, बड़ी बॉडी के लिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को इग्नोर करके ये मान लेते हैं कि चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द होल बॉडी। तो वहां पे कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता है एट द बिगर बॉडी। बहुत बड़ी बॉडी पे कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है हम लोगों को इंस्टेड ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसीलिए बड़ी बॉडी पर हम लोग इसको इग्नोर करके चलते हैं। 1.5 ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुका है। 1.6 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि स्क्वायर के कॉर्नर्स पर कुछ चार्जेस रखे हुए हैं। यहां पे मान लेते हैं ये चार्ज, यहां पे रखा हुआ है चार्ज 2 माइक्रोकूलम, फिर यहां पे रखा हुआ है -5 माइक्रोकूलम, फिर 2 माइक्रोकूलम, फिर -5 माइक्रोकूलम। यहाँ पे A B C D मान के चलते हैं। A पर रखा है 2 माइक्रोकूलम, देन -5 माइक्रोकूलम, देन अगेन 2 माइक्रोकूलम एंड -5 माइक्रोकूलम। इस तरीके से चार्जेस रखे हुए हैं एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर। इसमें डायगोनल पर एक छोटा सा चार्ज रखा हुआ है 1 माइक्रोकूलम। इस 1 माइक्रोकूलम के चार्ज के ऊपर नेट फोर्स हम लोग फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं डायरेक्शंस के हिसाब से क्या आता है। यहां पे ए वाला इस O पर सेंटर पर रखे हुए चार्ज के ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगा, तो इसकी डायरेक्शन हम लोगों के पास इधर हो जाएगी इस तरीके से। इसको हम लोग लिख सकते हैं FA। ठीक इसी तरीके से C पर रखे हुए 2 माइक्रोकूलम के चार्ज के कारण भी एक रिपल्सिव फोर्स काम करेगा जो कि इसको धक्का देगा। ये हम लोगों को मिल जाएगा FC। FA और FC मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होंगे और अपोजिट है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक इसी तरीके से -5 माइक्रोकूलम के कारण एक अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा जिसको हम FB का नाम दे रहे हैं टुवर्ड्स द -5 माइक्रोकूलम, और D पर रखे हुए चार्ज पर भी एक आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स काम करेगा जो कि हो जाएगा FD। B और D पर रखे हुए चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए FB और FD आपस में इक्वल एंड अपोजिट होंगे, तो ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो नेट फोर्स वर्किंग ओवर द 1 माइक्रोकूलम चार्ज which is placed at the center will be equal to 0. So net force इस पे 0 काम करेगा। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही है। आने वाले वीडियो लेक्चर्स में हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें जानने के बाद कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे। ओके, हैव ए नाइस डे।